बात करें सर। हाँ जी, 450। Paracetamol mechanism of toxicity is due to inhibition of glucuronide and sulfonamide transferase enzyme। इसमें क्या होता है, जब ये वाले जो एंजाइम होते हैं जब इनहिबिट होते हैं तो इससे पैरास्टामोल की टॉक्सिसिटी होती है। बेसिकली जो पैरास्टामोल है वो कन्वर्ट हो जाती है विया साइटोक्रोम 450 से NAPQI के एन एसाइल पैराबेंजोइन। और इससे क्या होता है कि हेपेटिक ग्लूटाथायोन जो सप्लाई होती है वो डिप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट है 451। विच वन इज लीस्ट लाइकली टू काज स्टैटिन टॉक्सिसिटी। इसमें सिम्वास्टेटिन प्लस फ्लोडिपीन है, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इससे जो स्टैटिन की टॉक्सिसिटी होती है वो कम होती है, ये कम काज करते हैं। 452 नॉट काज मायोपैथी विद स्टैटिन कार्बामेजिपिन। 453 नॉट यूज्ड एज एंटी एमेटिक सुमाट्रिप्टेन बेसिकली अक्यूट माइग्रेन हेडेक्स में यूज करते हैं और इसका एंटी एमेटिक रोल नहीं होता। 454 नॉट यूज थेरापेटिक, नो नीड थेरापेटिक मॉनिटरिंग वारफारिन में थेरापेटिक मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती TDM की। नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ हमने INR लेवल फाइंड आउट करना होता है। 455 लेस ऑन प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंस हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसमें जो है ये लिथियम और फेनिटोइन लिखा हुआ है। इसमें है कि अगर हम लिथियम को अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो फिर तो इसका हेपेटिक जो टॉक्सिसिटी का इफेक्ट होता है उस जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यूज सर नहीं आता है होएगा तो फिर लिथियम इसका से। जो डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिक टॉक्सिक इफेक्ट है टॉक्सिक वो कम होता है, लीस्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है 456 विच ऑफ एंटी डिप्रेसेंट डू नॉट कॉज हाइपोटेंशन। इसमें है वेनलाफेक्सेन। वेनलाफेक्सेन हाइपरटेंशन कॉज करती है। और जिसके अलावा TCA देखें ट्राइसाइक्लिक तो वो ऑर्थो स्टैटिक हाइपरटेंशन कॉज करती हैं। तो वेनलाफेक्सेन मॉनिटर BP, तो जब भी हम वेनलाफेक्सेन यूज करेंगे तो साथ में हम उसका BP भी मॉनिटर करेंगे। ठीक है। 458 मेजॉरिटी ऑफ हाइपरटेंशन इज एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो जो मोस्टली हाइपरटेंशन होती है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होती है। नेक्स्ट है 459 HIV मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम RNA टू DNA। इसमें क्या होता है, जो HIV होता है जब वो सेल को इन्फेक्ट करता है उसमें सेल में वो फ्यूज हो जाता है और जाके अपने होस्ट से जाके जब अटैच करता है तो वो होस्ट सेल की ही मशीनरी को यूज करता है और RNA को DNA में कन्वर्ट करवा देता है, फिर अपनी रिप्लिकेशन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 460 लीड्स टू इंड्यूस सीजर। इसमें जेंटामाइसिन आ जाता है। जेंटामाइसिन जो है वो सीजर कम इंड्यूस करवाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यूज इन सीजर हिस्ट्री सेफ। जेंटामाइसिन मतलब अगर किसी पेशेंट की सीजर की हिस्ट्री है तो उसमें हम जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो सेफ है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 462 डोज ऑफ अमाइनोफाइलिन डिपेंड ऑन एज। तो जो अमाइनोफाइलिन की डोज है वो हम एज बेस पे देते हैं, एज पे डिपेंड करती है। मतलब ये बच्चों की डोज डिफरेंट होगी और बड़ों की फर्क होगी। 463 अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज वाइल बिलिरुबिन बाइल एंड प्रोथ्रम आर डिक्रीज इन लिवर डिजीज। इसमें जो अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल होता है लिवर डिजीज में वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जो बिलिरुबिन बाइल है इनका कम हो जाता है। नेक्स्ट है 464 पीटी क्या है? सिल्डेनाफिल। पीटी PT मेरे ख्याल से प्रोथ्रोम्बिन है क्या है, मैंने इसको चेक नहीं किया, ये मेरे से मिस अच्छा हुआ चलो है। ठीक। प्रोथ्रोम्बिन ही ओके लग रहा ओके। है यहाँ पे इस ठीक है, कंडीशन में तो। PT यहाँ बाइल में लीवर में प्रोथ्रम्बिन कैसा आया? यहाँ फिर वो पैराथायरॉइड तो नहीं है। नहीं पैराथायराइड तो नहीं है, ये PT कुछ और ही होएगा, इसको चेक कर लेती हूँ मैं। नेक्स्ट है 464 सिल्डेनाफिल नॉट कंट्रा इंडिकेटेड विद नाइट्रोफेरेंटाइन। सिल्डेनाफिल हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होती है, और जो नाइट्रोफेरेंटाइन है वो एंटीबायोटिक है, UTIs में यूज होती है, तो ये दोनों आपस में कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है 465 लीस्ट कॉज स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा बेसिकली ये न्यूरल ट्यूब का इफेक्ट होता है, ये बाई बर्थ होता है। तो इसमें जो लेमोट्रिजीन है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और इसका मतलब इसमें लीस्ट इफेक्ट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मतलब इसको प्रेगनेंसी में ये सेफ है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट है 466
मिप्रिडिन एंटीडोट। मिप्रिडिन एंटीडोट हमारे पास नेलॉक्स है, ये मिप्रिडिन ओपियोइड है, ओपियोइड का एंटीडोट नेलॉक्स है। 467 नेलॉक्सोन यूज टू ट्रीट ओपियोइड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये मतलब जब उसकी टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उसको ट्रीट करता है। 468 बुप्रोपियोन एंड वेरिनिक्लिन यूज इन स्मोकिंग सिजेशन। ये जो बुप्रोपियोन है वो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, और इसके अलावा जो वेनिक्लीन है ये निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है, सिमिलर टू सिस्टीन। तो ये स्मोकिंग सिजेशन में यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है पीटी पैच निकोटिनिक एगोनिस्ट यूज इन स्मोकिंग सिजेशन। जो निको मतलब पेशेंट के में जो स्मोकिंग सिजेशन में पेशेंट में निकोटिनिक एगोनिस्ट यूज होता है वो यही है, वेरेनिक्लीन, ठीक है। और नेक्स्ट है 470 सुमाट्रिप्टेन। सुमाट्रिप्टेन इज यूज्ड इन ऑल माइग्रेन सिचुएशन एक्सेप्ट प्रोफाइलेक्टिक। सुमाट्रिप्टेन हमने पीछे भी पढ़ा है कि एक्यूट माइग्रेन हेडेक्स में यूज होता है, लेकिन प्रोफाइलेक्टली इन माइग्रेन अटैक में ये यूज नहीं होता। और नेक्स्ट है मैं यहीं तक करूंगी 470 तक, ठीक है, आगे मेरे कंप्लीट नहीं है तो बाकी मैं कल में कर दूंगी। तो अब तो मैं आगे इसको कोई भी कंटिन्यू और कर देती हूँ, कंटिन्यू। ठीक है। और यहाँ पे कहाँ तक 30 है? पे रह जाएंगे, 470 पर ये एंड कर रही हैं, ये आगे के 30 बात कल करा दूंगी। मैं आगे अपने 470 सारे कल पर का कंप्लीट वक्त। कर रही हूँ जो मेरे रह गए थे, और आगे जो मैंने करे थे 500 से वो भी कर देती हूँ जितने हो रहे हैं, ठीक है। मेरे कहाँ पे रह गए थे? 430, 470 समथिंग कुछ था, नहीं 3। किसी को याद है मैं कहाँ पे, मैंने कहाँ तक बताया था? फिर वो बंद हो गया था नेट। All, I guess it was 368. All treat seizures in myasthenia gravis except benzodiazepine. ये था। जी जी मुझे तो भी सब अच्छा अपने एक भूल मिनट, जाते हैं, आपका कहाँ मुझे मैं याद रहना है। जी अपने, जी 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 सही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं जी एक आपकी आ यही रही है। है बस। निकाल लूँ, मेरे नोट्स पड़े इसमें हो जाते हैं। अच्छा ये क्या है? 367 हो गया था। 368। ऑल ट्रीट सीजर हाँ 368 भी हो गया था। हो गया था, बस सही है। हम्म। If patient 369, if patient has allergy, हाँ epilepsy and myasthenia gravis, the anticonvulsant that can be used is like cosamide भी हो गया था। कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी भी है और माइस्थीनिया ग्रेविस भी है यस। तो हम सीजर्स के लिए कौन सा एंटी कन्वर्जेंट यूज करेंगे? लेकोसामाइड। अच्छा 370, बिल्कुल। 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 और 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल कैल्सिट्रायोल एक्टिव विटामिन डी। अच्छा ये दो विटामिन डी बता रहे हैं, इसमें एक जो है वो है विटामिन एक्टिव फॉर्म में और एक है इनएक्टिव फॉर्म में। जो 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है वो इनएक्टिव है, और जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल कैल्सिट्रायोल जो हम खाते हैं, जो हम विटामिन डी एनालॉग के तौर पे यूज करते हैं इन केस ऑफ विटामिन कैल्शियम डेफिशिएंसी या हाइपोकैल्सीमिया, उसका फॉर्मूला है ये एक्टिव विटामिन डी। अच्छा 371 विटामिन दैट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू स्टेरॉइड, विटामिन डी जो है वो स्ट्रक्चरली स्टेरॉइड से सिमिलर होता है, और वो विटामिन जो आई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो विटामिन डी है, इसका आई में कोई रोल नहीं होता। अच्छा 373 इट इज ट्रू फॉर विटामिन डी इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, अगर वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा तो कैल्शियम हमारी बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो लीस्ट ट्रू अबाउट फॉर विटामिन डी, ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन नहीं कराता। 374 एब्जॉर्प्शन हाइपर करवाता है। एब्जॉर्प्शन कराता है, ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। एब्जॉर्प्शन कराता हाँ है, इसकी जो है बॉडी में अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल कर देता है बॉडी को ना कैल्शियम, री एब्जॉर्प्शन करा देता है। अच्छा हाइपर कैल्सीमिया ड्यू सही टू है। ऑल सही। एक्सेप्ट इनएडिक्वेट विटामिन डी इनटेक। हाइपर कैल्सीमिया कब होता है? बाकी के ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन इनएडिक्वेट विटामिन डी इनटेक की वजह से कभी भी हाइपर कैल्सीमिया तो एटलीस्ट नहीं होगा। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, मगर विटामिन डी की एक्सेस की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, मगर इनएडिक्वेट अमाउंट इनटेक की वजह से नहीं हो सकता। 375 ऑल ट्रू अबाउट विटामिन डी एक्सेप्ट डिकम्पोज बाय सनलाइट। अच्छा विटामिन डी जो है ना वो सनलाइट से डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, बल्कि हमें मिलता ही सनलाइट से है विटामिन डी। अच्छा 376 नॉट ट्रू अबाउट विटामिन डी यूज्ड इन हाइपर थायरॉयडिज्म। अच्छा अगर हाइपर थायरॉयडिज्म होगा तो क्या तो कैल्शियम के लेवल्स बड़े हुए होते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म में, तो उसमें जो है हम लोग विटामिन डी नहीं यूज़ करेंगे।
तो विटामिन डी के लिए को आप जो है रिलेट नहीं कर सकते हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, यानी हाइपरथायराइडिज्म में वो यूज नहीं होता। पैराथायरॉयड हार्मोन प्लस विटामिन डी इंक्रीज बोन रिसॉर्प्शन, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। विटामिन डी इनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और बात ये समझ में आ गया ना, सीधा सीधा इजी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट कि बोन की रिसॉर्प्शन को बढ़ाएगा। रिसॉर्प्शन मतलब बोन की फॉर्मेशन को, बोन में जो कैल्शियम लेता है बोन उसको बढ़ाएगा, और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोक देगा। और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा। सही। P78 कॉल कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 की बात कर रहे हैं हम। is corticosteroid produced in the skin from 7-dehydro cholesterol by UV radiation. Its main function is to increase calcium absorption from intestine, increase bone formation and mineralization. It is used in rickettsia and osteomalacia. अच्छा, ये वो विटामिन D3 है जो हमें सन से मिलता है। जो हम सन से एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है कि हमारी जो स्किन है ना, उसके जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना, वो कॉल कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं अपॉन इंटरेक्शन विद यूवी रेडिएशन। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा इंटेस्टाइन में से। ठीक है, हमारी बोन की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, यानी बोन्स में ज़्यादा कैल्शियम की डिपोजिशन करा के उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। और मिनरलाइजेशन यानी उसकी मिनरल्स यानी जैसे कैल्शियम है उसकी अमाउंट को बढ़ाएगा। और इट इज़ यूज इन रिकेट्सिया एंड ऑस्टियोमलेशिया। इन दोनों कंडीशन में जो है हमारी बोन की कैल्शियम कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए होता है। और अगर इसलिए कहा जाता है जिनके बोन्स वीक होते हैं कि आप धूप से एक्सपोज हो, इतना भी नहीं कि स्किन कैंसर हो जाए, मगर धूप से एक्सपोजर लेने से जो है ना हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि विटामिन डी बढ़ता है नेचुरली। अच्छा, विटामिन D3 calciferol does not occur naturally, but vitamin D3 called calciferol occurs naturally in cod liver oil and fish. विटामिन D3 जो कैल्सिफेरॉल है, जो हम एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये नेचुरली नहीं होता, ये सिंथेटिक होता है, आपको इसको लेना पड़ता है। और विटामिन D3 जो कोल कैल्सिफेरॉल है वो नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है। किस तरह बनता है ऊपर हमने डिस्कस कर लिया किस तरह बनता है। और नेचुरली ये कॉड लिवर ऑयल और फिश में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, 380 GSH ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट्स RBCs एंड हीमोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये GSH की बात कर रहे हैं। हमारे जो ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी RBC और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है। एक कंडीशन थी, मुझे याद नहीं आ रही, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक एंजाइम कम होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट को नहीं बनने देता, जिसकी वजह से RBC की हीमोलाइसिस होती है और हीमोग्लोबिन और RBC की ऑक्सीडेशन होती है और वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। अच्छा, 381 vitamin C is aromatic carboxylic acid added to blood sample to prevent coagulation. विटामिन C को ब्लड सैंपल्स में ऐड किया जाता है ताकि ब्लड कोएगुलेशन के, जाहिर है ब्लड जैसे ही ओपनली एक्सपोज होगा तो वो क्लॉट बना के वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसी कोएगुलेशन को रोकने के लिए विटामिन C इसमें ऐड करते हैं ताकि वो कोएगुलेट ना हो और ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही रहे। एस्कॉर्बिक एसिड इज यूज्ड विद hyperate to increase acidity deficiency cause scurvy. ascorbic acid किसको बोलते हैं? विटामिन C को बोलते हैं। और हाइपरेट क्या है? हमारा एसिड, हमारा एसिड ही है, COOH को बोलते हैं। हाइपरेट भी जो है ना हाइपरिक एसिड होता है और ascorbic एसिड विटामिन C होता है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं हमारी बॉडी में? एसिडिटी को बढ़ाती हैं, यानी एसिडिक इन्वायरमेंट करती हैं क्रिएट। अगर विटामिन C की खाली बात हो रही है यहाँ पे, अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी होगी तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। वो पर्टिकुलरली विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है हमेशा। अच्छा, 383 नॉट फॉर एस्कॉर्बिक एसिड रिवर्स ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन C की बात हो रही है, विटामिन C हमेशा ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सैलिक एसिड में, मगर इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब रिवर्सिबली नहीं होगा। ये कह रहे हैं रिवर्स ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलिक एसिड, यानी ये वापस से ठीक हो सकता है, नहीं। और एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलिक एसिड इरिवर्सिबली, ये सही सेंटेंस है। ठीक है। 384 vitamin C is decomposed by sunlight. It is rapidly absorbed from the GIT, utilized in high rates in common cold infections. It is oxidized irreversibility oxalic acid. ये विटामिन C के बारे में जनरल बातें बताई हैं कि विटामिन C बहुत इजीली सनलाइट से ख़राब हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। ये गट से बहुत इजीली और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये कोल्ड और इन्फेक्शन की कंडीशन में बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी उसको यूज़ करता है।
और होता क्या है, ये ऑक्सैलिक एसिड में इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, ठीक है। 385 vitamin C increase ferrous absorption by maintaining it in ferrous state and forming soluble absorbable chelate with ferrous in ferric state. डोजेज इसकी है 500 to 1000 मिलीग्राम, इंक्रीज फेरस एब्जॉर्प्शन बाय 10%, स्मॉलर डोजेज नॉट रिकमेंडेड। विटामिन सी को हमेशा हाई डोजेज में लिया जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया है 500 to 1000 मिलीग्राम, और ये फेरस की एब्जॉर्प्शन 10% बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ये करता क्या है, फेरस की ही इसकी जो स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट में ही इसको जो है ना चीलेट फॉर्म कर लेता है और इसको एब्जॉर्ब करा देता है बॉडी के अंदर। और वो उसी मतलब फेरस की जो स्टेट होती है ना वो चेंज नहीं होती, वो वैसी रहेगी, उसी स्टेट में उसके साथ चीलेट फॉर्म करके उसको एब्जॉर्ब कराएगा, और ज़्यादा अमाउंट में यूज होता है और 10% कंट्रीब्यूट करता है फेरस के एब्जॉर्प्शन में। 386 ferric iron is the iron form least absorbed from the intestine. फेरिक आयरन का वो फॉर्म है जो सबसे कम एब्जॉर्ब हो पाता है इंटेस्टाइन से। 387 विटामिन ई आर ट्रू अबाउट ऑल आर ट्रू अबाउट इट एक्सेप्ट एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। अच्छा, विटामिन ई जो है बेसिकली इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। 388 एंटीऑक्सीडेंट अल्फा टोकोफिरोल विटामिन ई, तो इट इज़ यूज इन ड्यूटेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्वियस है, हम इसको एज ए ड्यूटेंट यूज कर सकते हैं ताकि ये बैड ऑर्डर को जो है वो कर सके, प्रिवेंट कर सके। अच्छा, नेक्स्ट है विटामिन ई इज इनसॉल्युबल इन वाटर, thus it is better formulated as emulsion in heavy mineral oil. It is soluble in fixed oil, ether and chloroform. ये केमिस्ट्री बताइए विटामिन ई की कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसका अगर आपको इमल्जन बनाना है तो हैवी मिनरल ऑयल के साथ इमल्जन बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड ऑयल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में ही सॉल्युबल होता है। 390 फैक्टर्स फॉर विटामिन के 2, 7, 9, 10 सबको पता है ये फैक्टर्स है विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन कैडा हमने पहले भी पढ़ा था, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे फैट सॉल्युबल है, ठीक है, ये इसका निमोनिक है। 392 राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू को बोलते हैं। राइबोफ्लेविन इज विटामिन बी टू which is precursor of flavin, adenine dinucleotide and nicotine adenine dinucleotide। ये है 392। अच्छा, इसमें क्या था कि राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को ये दोनों जो है ना विटामिन बी टू के जरिए बनता है, ये इनका प्रीकर्सर है, ठीक है। 393 vitamin B6 is a detoxifying agent, especially alcohol, levodopa, phenytoin decrease level। अच्छा, विटामिन B6 जो है वो एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, और ये अल्कोहल, लीवोडोपा और फिनाइटोइन के लेवल्स को कम करता है, बॉडी के अंदर इंटरेक्शन है। 394 vitamin B6 pyridoxine increase extracellular metabolism of levodopa, treatment of sideroblastic anemia. It is used with cyclazine for treatment vomiting induced pregnancy। अच्छा, sideroblastic anemia क्या होता है? The type of anemia that results from abnormal utilization of iron during erythropoiesis। जो बॉडी एबनॉर्मली जो है वो आयरन को यूज करेगी एनीमिया की वजह, एनीमिया होने की वजह से जो आयरन है वो एबनॉर्मली यूज करी होगी बॉडी, तो उसकी वजह से होगा क्या? एरिथ्रोपोइसिस होगा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पायरिडॉक्सिन क्या करती है? अगर लीवोडोपा के साथ देंगे तो लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देगी पायरिडॉक्सिन, जो विटामिन B6 है। ये जो ट्रीटमेंट हम वो लिख रहे हैं, ये हम लीवोडोपा के लिए नहीं लिख रहे हैं, विटामिन B6 ट्रीट कर रहा है सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया को। अच्छा, विटामिन B6 की बात कर रहे हैं, ये अलग सेंटेंस है। विटामिन B6 इज यूज विद साइक्लोसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग इंड्यूस इन प्रेगनेंसी। जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है प्रेगनेंसी के अंदर, उसमें हम विटामिन B6 देते हैं, और वो हम साइक्लोसिन के साथ भी देते हैं, ये एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। 395 पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट, विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर जो साइनोकोबालामिन है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोबाल्ट। जो कोबाल्ट होता है उसकी डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B12 की सेल्फ डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है, और कोबाल्ट इसमें मेन रोल प्ले करता है, इस वजह से उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। 396 विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक
प्रोटीन टू एब्जॉर्ब। अच्छा, विटामिन B12 जो है उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए ना एक स्पेशल इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है, और ये उसके साथ कंबाइन होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो विटामिन B12 कभी भी हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ठीक है। 397 डिसऑर्डर कॉज्ड बाय नियासिन और निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 deficiency is pellagra. Pellagra is a systemic disease caused by severe deficiency of vitamin B3. It affects the whole body and can eventually leads to death. तो ये नियासिन की उसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है। 398 vitamin B9 folate deficiency causes megaloblastic anemia. 399 disorder caused by vitamin B1 thiamine deficiency is beriberi. thiamine B1 deficiency की वजह से Wernicke-Korsakoff syndrome भी होता है। Wernicke-Korsakoff syndrome is an unusual type of memory disorder due to lack of thiamine, vitamin B1 एक memory disorder है। and beriberi peripheral neuropathy और confusion वाली condition होती है। ठीक है। 400 least likely to occur with thiamine B1 due to chronic alcoholism, hardness of skin और pyruvate। अच्छा, ये चीज़ मैंने पूछी थी, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जो थायामीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहलिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल होने वाले लोगों की अंदर, उसमें जो चीज़ नहीं होती, सबसे कम होती, वो है हार्डनेस ऑफ स्किन, उनमें नहीं होती, और पायरुवेट नहीं बढ़ता। तो ये पायरुवेट नहीं बढ़ता वाला पॉइंट सही है कि नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका भी मुझे समझा दें, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कहीं मिला भी नहीं इसका एविडेंस। मैंने कहा मैं क्रॉस चेक कर लूँ, और ना ही करेक्टेड में था ऐसा कुछ। करेक्टेड में मतलब उसको करेक्ट ही करा हुआ था कि हार्डनेस ऑफ स्किन नहीं होती और पायरुवेट नहीं बढ़ता, तो ऐसा ही होगा ये फिर। ठीक है। 401 विटामिन एच, सॉरी ये तो हो गया था, इन्होंने बता दिए थे। अच्छा, मैं 500 से ऑनवर्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आप लोग के अंदर हिम्मत है और आप लोग सुन सकते हैं तो मैं 500 to 600 एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। और वजी आपका जो 601 से 700 है वो, और फिर वकास का, और मिस फिर इस मायरा वाले का। सेशन में जितने होते हैं ना वो कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मैं तो करा देती हूँ 501, मगर उसके बाद, मतलब 51 कह रही हूँ, 100 और करा देती हूँ। उसके बाद अगर हिम्मत हुई आप लोगों में तो आप लोग कर लीजिएगा, और मुझे कोई मसला नहीं, एटलीस्ट हमारे 600 हो जाएंगे। इट्स अ गुड टारगेट, है ना, अगर मैं ये करा देती हूँ 100। चले 501। क्रेटिनिन सीरम लेवल कैन वेरी फ्रॉम लैब टू लैब बिटवीन मैन टू वुमेन एंड बाय एज। सीधा सीधा समझ आ रहा है? हर एक का क्रेटिनिन लेवल ना वेरी करेगा, आप कौन सी लैब से करा रहे हो, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। 502 ड्रग इंक्रीज क्रिएटिन सीरम विदाउट अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ट्राइमिथोप्रिम जो है ना, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ सीरम का क्रिएटिनिन बढ़ा देता है। ठीक है। 503 which of the following is wrong? Rivaroxaban given for patient with creatinine clearance less than 15 ml per minute। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है जिनका क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 15 ml पर मिनट होता है उन्हीं को जो है हम रिवारोक्साबान दे सकते हैं, और जिनका इनसे ऊपर होगा उनको नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। 504 ब्राइट्स डिजीज is a term used to describe kidney disease characterized by proteinuria and glomerulonephritis। अच्छा, एक बीमारी होती है जिसको ब्राइट डिजीज बोलते हैं, उसमें होता क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन में रिलीज होता है, और हमारे जो नेफ्राइटिस होते हैं ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की, तो ये किडनी डिजीज है, इसको हम ब्राइट डिजीज भी कहते हैं। 505 एल्यूमिनियम इन रीनल फेलियर यूज्ड फॉर phosphate। Aluminium containing medications are given by mouth to patients with chronic renal failure as phosphate binding agents for the therapeutic control of hypophosphatemia। आपको मैंने बताया था कि रीनल फेलियर में क्या होता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उन फॉस्फेट लेवल्स को ट्रीट करने के लिए ओरली एल्यूमिनियम कंटेनिंग मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट्स को, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स को। वो जाके फॉस्फेट से बाइंड करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिकली फॉस्फेट की जो हाइपरफॉस्फेटीमिया की जो कंडीशन है ना उसको ट्रीट करती हैं। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, 506 रीनल फेलियर सिम्टम्स, लो यूरिन एंड एडेमा टेकाइकार्डिया। जो इसमें इसमें मैंने ग्रुप में भी पूछा था, इसमें मुझे यही समझ आया कि रीनल फेलियर सिम्टम्स में हमारी जो यूरिन है वो कम हो जाता है, मतलब कम यूरिन बनेगा और नाइट्रोजन कम हो जाएगा बॉडी का,
और इसके अलावा एडिमा और टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 507 पायलोनेफ्राइटिस, इट इज अकम्पनीड बाय एडिमा नॉट ओलिगोरिया। अच्छा, पायलोनेफ्राइटिस की जो कंडीशन है इसमें हमारे बॉडी में एडिमा होता है, ओलिगोरिया नहीं होता। ठीक है, 508 लीस्ट हैपन इन रीनल डिजीज ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है हमारी जो बोन की जो डैमेज होती है ना उसको बोलते हैं। तो रीनल डिजीज में जो है ना बोन डैमेज कम होता है, सबसे कम जो है ना रीनल डिजीज में होता है, मतलब डायरेक्टली बोन को डैमेज नहीं करता वो। 509 इनुलिन, इनुलिन ये इंसुलिन नहीं है, इनुलिन, इनुलिन इज यूज टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो अमाउंट है ना उसको मेजर करने के लिए हम इनुलिन टेस्ट कराते हैं। 510 डेपाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन जो है इज अ क्लास ऑफ medications called sodium glucose co-transporter SGLT2 inhibitors. It lowers blood sugar by causing the kidneys to get rid of more glucose in the urine. ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट है यूटीआई कराता है, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करा देता है ये। 511 dabigatran is not used in chronic kidney disease. dabigatran मुझे याद आ रहा है dabigatran क्या था हमारा, एंटीकोगुलेंट है। हाँ, इसको क्रोनिक किडनी एंटीकोएगुलेंट ऐसा क्या काम है क्रोनिक किडनी डिजीज में? इसका आर्टेरियल फिब्रिलेशन में काम करता है ये। हाँ, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज को नहीं ट्रीट करेगा ये। अच्छा, नहीं नहीं, कोई इसका काम नहीं करने है, में कोई काम नहीं है। 512 क्रोनिक रीनल फेलियर, एनीमिया इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अच्छा, जो क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से एनीमिया हो रहा है यानी खून की जो कमी हो रही है वो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होगा, मतलब उसमें आरबीसी का जो साइज है और जो अमाउंट है वो इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि साइज और कलर, कलर साइज कलर और कलर। कलर, सॉरी, साइज और कलर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से एनीमिया होगा। तो ये जो नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक जो टर्म्स यूज होते हैं ना वो इसीलिए होता है। अच्छा, 513 एक्यूट रीनल फेलियर साइड इफेक्ट, हमारी बॉडी में अगर एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एसिडिक क्वांटिटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। वैसे भी अगर आप देखें तो रीनल फेलियर में हमारे फॉस्फेट्स बढ़ते हैं, हमारा एसिड बढ़ता है, हमारा पोटेशियम बढ़ता है और कैल्शियम कम होता है, ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, ये होता है। बाइकार्बोनेट निकल जाता है ना सारे। बाइकार्बोनेट सारे निकल जाते हैं। अच्छा, 514 हाउ किडनी रिस्पॉन्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ H प्लस एंड रिसॉर्प्शन रिटेन बाइकार्बोनेट्स। अगर हमारा किडनी सही फंक्शनल कंडीशन में है और सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो किडनी क्या करेगी, H प्लस आइंस की एक्सक्रीशन बढ़ा देगी और बाइकार्बोनेट्स को रिटेन करना शुरू कर देगी ताकि ये एसिडोसिस की कंडीशन ट्रीट हो जाए, ये सेल्फ बॉडी कर रही होगी। 515 ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट फुली एब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। सीधा सीधा ये तो ग्लूकोज हमारा प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल से ज्यादा सारा तकरीबन एब्जॉर्ब होता है। 516 ड्रग इज यूज इन किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में जो ऑर्गन रिजेक्शन वाली जो कंडीशन आती है ना उसको, जो बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर रहा होता है तो उसके लिए हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और हमारी बॉडी हमारे ही जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बनाए, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट कर ले। 517 प्रोटीन इज नॉट फिल्टर बाय ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, में हमारा प्रोटीन कभी फिल्टर नहीं होता। 518 ड्रग्स एक्सक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये ड्रग्स हैं जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी रीनली एक्सक्रीट हो जाते हैं। ethambutol, aminoglipizide, digoxin, methotrexate, procainamide. 519 drugs excreted by passive tubular secretion, aspirin, amphetamine. Drugs excreted by active tubular secretion, penicillin. अच्छा, पैसिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से दो ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं, एस्पिरिन, एम्फेटामिन, और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू पेनिसिलिन एक्सक्रीट होता है। ठीक है, पोटेशियम एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बट पोटेशियम सिक्रीशन अकर्स इन डिस्टीरियल ट्यूब्यूल। पोटेशियम जो होता है ना वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस, लेकिन इसकी सिक्रीशन डिस्टल ट्यूब्यूल से होती है। ठीक है, 522 greater than 50% of water and sodium is reabsorbed from proximal convoluted tubule by passive transport. About 60% is reabsorbed. अच्छा, हमारा जो वाटर और सोडियम होता है ना वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से 50% से भी ज्यादा यानी 60% एब्जॉर्ब हो जाता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 523 प्रोबेंसिट डिक्रीज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब प्रोबेंसिट को देखें आप, प्रोबेंसिट क्या कर रहा है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन को अगर कम कर रहा है तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू कौन सा ड्रग जो है वो सिक्रीट होता था, ऊपर आया था पेनिसिलिन। तो अगर प्रोबेंसिट एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन को कम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पेनिसिलिन की सिक्रीशन है वो कम हो गई यानी इसकी एक्सक्रीशन गिर गई, तो ब्लड लेवल्स ऑफ पेनिसिलिन बढ़ गए, तो टॉक्सिसिटी ऑफ पेनिसिलिन बढ़ गई। समझ आ गया इंटरेक्शन ऐसा?
अच्छा जी 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 524 distal tubule is sensitive to thiazide derivatives and aldosterone. Spironolactone and triamterene act on the late distal convoluted tubule. अच्छा डिस्टल ट्यूब्यूल जो होता है वो थायजाइड डेरिवेटिव और एल्डोस्टेरॉन के लिए बहुत मतलब बहुत सेंसिटिव होता है उससे, यानी वहाँ पे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एंड स्पाइरोलैक्टोन एंड ट्रायमटेरिन जो है वो लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे इफेक्ट करता है अपना। अच्छा 10% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल, 10% सोडियम रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है। 50% of the glomerular filtration returns back to blood from distal tubule. 50% हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर वापस डिस्टल ट्यूब्यूल से। 180 लीटर ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जनरल अमाउंट है लिक्विड की कि 180 लिक्विड जो है वो ऑफ फ्लूइड हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ना वो फिल्टर करता है। 528 एक्यूट रीनल फेलियर फाउंड इन लैब एक्सेप्ट हाइपोफॉस्फेटीमिया। अच्छा एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होता था, फॉस्फेटीमिया बढ़ रहा है, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है, जी हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, हाइपरकैलीमिया हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटीमिया आएगा तो ये तो गलत होगा ना, एक्सेप्ट मतलब कभी भी ये हमारे लैब रिजल्ट्स में नहीं आएंगे कि एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन है और फॉस्फेट लेवल भी गिरे हुआ है, तो ऐसा नहीं होता, फॉस्फेट्स के लेवल बढ़े हुए होता है। 529 ड्रग यूज्ड एज एंटी सिरोटिनिन, सिप्रोहेप्टेडीन को यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर सिरोटिनिन सिंड्रोम भी कह लें, लेकिन एंटी सिरोटिनिन लिखा हुआ है यहाँ पे तो एंटी सिरोटिनिन सही चले। 530 लिग्नोकेन एंड लाइडोकेन प्रॉपर्टीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वेसोकंस्ट्रिक्टर। लिग्नोकेन लाइडोकेन है तो एनेस्थेटिक्स, मगर इनका इटसेल्फ वेसोकंस्ट्रिक्टर का कोई रोल नहीं होता, ये इसके साथ मिलकर हम वेसोकंस्ट्रिक्शन करा सकते हैं दूसरे ड्रग्स को मिलाकर, लेकिन ये खुद वेसोकंस्ट्रिक्टर नहीं है। लिग्नोकेन कोकेन एम्बिथोकेन यूज टॉपिकली बट प्रोकेन लोकली ओनली। अच्छा ये सारे ड्रग्स टॉपिकली यूज होते हैं मगर प्रोकेन जो है वो टॉपिकली नहीं यूज होता, वो लोकली दिया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक नॉट एडमिनिस्टर टॉपिकली, वो लोकल एनेस्थेटिक जिसको हम टॉपिकली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते यानी ऊपर से अप्लाई नहीं कर सकते, वो है प्रोकेन। ठीक है, लाइडोकेन एंड लिग्नोकेन आर नॉट टेकन ओरली एज दे हैव सब्सटेंशियल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लाइडोकेन लिग्नोकेन को हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, इसको हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट जो है ना उसकी वजह से कि वो जो है बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा इसका, शायद वो ड्रग बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती होगी या बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाती होगी, अपना इफेक्ट लूज कर देती होगी, मे बी दिस कुड बी द रीजन। ओके 534 फ्यूरोसेमाइड एक्शन इन लेस देन 30 मिनट्स। फ्यूरोसेमाइड जो है वो डायूरेटिक है, वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना एक्शन दे देता है। 535 डायजॉक्साइड इज अ थायजाइड डेरिवेटिव बट इट इज नॉट डायूरेटिक। डायजॉक्साइड जो है वो थायजाइड डेरिवेटिव तो है मगर वो डायूरेटिक नहीं है। 536 ड्रग दैट रिलीज पेन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जो पेन होता है उसको कम करता है। 537 ओपियोइड डोज रिडक्शन बाय 1/6। ओपियोइड डोज रिडक्शन बाय 1/6 का कोई एक कॉन्सेप्ट था, वो मुझे क्लिक नहीं करा, मैंने इसको समझने की भी बहुत कोशिश करी, मैंने सीनियर से भी पूछा मगर मुझे वो पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा कि 1/6 क्यों कह रहे हैं इसको। हाँ मुझे ये ये इसकी पता, हाफ लाइफ तो नहीं बोले? हाफ लाइफ तो 1/2 होनी चाहिए नहीं थी। नहीं नहीं, ये भेजा था कल उन्होंने ना, हसन भाई ने भेजा था, जी वो वो आप वही सुन रही थी सुन कल मैं, जो लीजिएगा। आप लोग कह रहे थे ना कि आवाज कहाँ से आ गई, तो वो मैं नहीं समझ सकी इतनी शॉर्ट टाइम में और मुझे वो समझ भी नहीं आई, आप लोग बता दें अगर आप लोग को समझ आया होगा। उसमें ये है ना कि एक जो ओपियोइड्स ले रहे होते हैं उनमें फिर भी पेन का इशू आ जाता होता है, हम्म, इग्नाइट करती है पेन, फिर भी मतलब कि समहाउ ना वो आ जाती है, फिर उसकी डोज जो होती है ना नॉर्मली अगर क्या नाम है 30 mg ले रहे हैं मॉर्फिन, कोई बीडी में ले रहे हैं या जैसे भी ले रहे हैं, तो उसको 6 डोजेज में उसको डिवाइड कर लेते हैं। वो उसकी जो पेन आ रही होती है ना, वो जो वाली पेन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए ना इसकी हम डोज को एडजस्ट करते हैं, ये ऐसा कुछ बता रहे थे। अच्छा चलो वो दोबारा सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग है हसन साहब ने जो है उन्होंने भेजी थी ग्रुप में और इसको समझ, हाँ वो मैं देखता हूँ, मेरे पास होगी तो मैं वो कर देता मैंने हूँ। इसको इस तरह से समझा कि नेक्स्ट डोज जब देंगे तो वो हाफ डोज होगी, इस तरह करके मैं नहीं समझ। नहीं नहीं नहीं, उसको डिवाइड कर लेते हैं 6 हिस्सों में, उसको सही बारी बारी देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना उसको देते रहते हैं। सही। 538 विच इज नॉट कंसिडर्ड इन मिनिमाइजिंग रिस्क प्रोग्राम ओपियोइड एक्सचेंज प्रोग्राम, ये वाला भी पॉइंट मैंने पूछा था सबसे, किसी ने मुझे आंसर नहीं करा। मैं मुझे जो ये समझ आया है कि बेसिकली क्या है, ये ओपियोइड के इंजेक्शंस के बारे में बात हो रही है। मतलब ये बात हो रही है कि आपको जो है ना रिस्क प्रोग्राम जो है ना ओपियोइड का कैसे कम करना है, उसमें ये बात हो रही थी कि ओपियोइड्स के, ये जो है ना ये एक ग्लोबली जो है ओपियोइड की अवेलेबिलिटी के बारे में कोई इस तरह का कोई इसका कॉन्सेप्ट है जो मेरी समझ में नहीं आया। 538
और ये अगर किसी को समझ में आए तो फिर आप बता दीजिएगा, या इसको मार्क कर लें 538 को। ये इसका कोई इंग्लिश पढ़ाई कौन से वाला बताइएगा, मुझे फोन आ गया था, 538 जो है मैं ना, जरा ये सुना नहीं। अकेडमिकली जो है ना, इसका कोई 538। वो नहीं था, मतलब मेरे पास कोई ये एकेडमिक क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब ये एकेडमिकली मुझे नहीं मिला कहीं पे भी किसी रिसर्च पेपर में। ये कोई ग्लोबल सर्वे अगर कोई ये हुआ है तो उससे रिलेटेड ये है। ओपियोइड एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, जैसे हम एक ओपियोइड से दूसरी ओपियोइड में एक्सचेंज कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से। उसका लिखा हुआ है कि उसके रिस्क जो प्रोग्राम है वो ज्यादा हो जाते हैं, मिनिमम नहीं होते बल्कि मैक्सिमम होते रिस्क। अच्छा, मैंने वर्ड मेरा एक्सचेंज ख्याल ये प्रोग्राम है। इन सब का सर्च करा था ना, तो उसमें वो डिफरेंट सेमिनार्स और चीज़ें आ रही थी। मे बी वो सर्च इंजन डिटेक्ट नहीं करा था। इसमें मुझे जितना आपकी बात समझ है, ओपियोइड एक्सचेंज प्रोग्राम की अगर बात की, प्रोग्राम का टर्म आ गया ना, तो ये कंफ्यूज कर रहा है। ओपियोइड एक्सचेंज तो हम लोग जो दूसरे ओपियोइड में एक्सचेंज करते हैं तो डोज हाफ कर देता है। ये कह रहा है कि विच इज ठीक, नॉट हाँ। कंसिडर्ड इन मिनिमाइजिंग रिस्क प्रोग्राम, मतलब रिस्क कम कर रहे हैं, कम नहीं हो रहा उससे, हाँ, इस तरह का कुछ। मिनिमम नहीं होगा लेकिन लेकिन अगर आप ज्यादा ही सर्च होंगे करेंगी इसके ना अपेक्स। तो इसका कुछ और ही आएगा आपको। चलो मैं सर्च करती हूँ। हाँ, इसका कुछ और ही आएगा। किसी को समझ आए तो मुझे भी समझा दे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकेडमिक रिलेटेड नहीं है तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, 539, फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड एज ग्लूकुरोनाइड। अच्छा, फेज 1 मेटाबॉलिज्म से जो है मॉर्फिन पास होता है, फिर फेज 2 मेटाबॉलिज्म में वो ग्लूकुरोनाइड बन जाता है, और एक्सक्रीट भी ग्लूकुरोनाइड फॉर्म में होता है। तो ये कौन सा ड्रग है? मॉर्फिन। सही है। 540, मॉर्फिन हैज एन एक्टिव मेटाबोलाइट, मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड M6G। इसका जो मेटाबोलाइट है ना वो भी एक्टिव है मॉर्फिन का। तो उस हिसाब से आप लोग देख लें कि इसका इफेक्ट किस तरह से आएगा। 541, मॉर्फिन इज अ मेटाबोलाइट ऑफ कोडीन। मॉर्फिन इटसेल्फ भी जो है वो मेटाबोलाइट है कोडीन का। मतलब अगर आप कोडीन भी देंगे, प्रो ड्रग है इनएक्टिव फॉर्म में, तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा। फर्दर मॉर्फिन का भी एक्टिव मेटाबोलाइट है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड M6G। ठीक है। 542, नॉट राइट अबाउट मॉर्फिन रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कराता है, तो दिस इज नॉट राइट। 543, रॉन्ग अबाउट मॉर्फिन। इसके जो मेटाबोलाइट है वो हेपेटिकली एक्सक्रीट होते हैं, नहीं, ये रीनली एक्सक्रीट होते हैं। अच्छा, ओपियोइड लीज सेरोटोनिन सिंड्रोम। मॉर्फिन जो है ना वो सेरोटोनिन सिंड्रोम सबसे कम कराता है। ठीक है, इसका बहुत कम चांस होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम कराने का। ये एक मिनट, मैंने इसको लिखा भी था। ये जो है ना जितने भी हमारे सेरोटोनिन जो एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, उनके साथ मिलकर भी मॉर्फिन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन टू कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके अलावा इटसेल्फ भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिस सेरोटोनिन सिंड्रोम का है। अच्छा, पैथिडीन इज लेस एडिक्टिव देन मॉर्फिन, ये तो बहुत जगह है। 546, ड्रग कंबाइंड विद मॉर्फिन टू डिक्रीज इलीगल सेलिंग। मिथाडोन जो है सेल्फ एक ओपियोइड है। अगर हम मॉर्फिन इस तरह से जो ड्रग अवेलेबल होती है ना, लोग क्या करते हैं, अब्यूज, ड्रग अब्यूज के तौर पे इसको परचेज करते हैं, और जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना वो इलीगली इसको ड्रग अब्यूज के तौर पर इसको इससे नशा करते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए मिथाडोन को इसके साथ ऐड कर दिया गया है, ताकि ये इंडिविजुअली मॉर्फिन अवेलेबल ना हो, और जिसकी वजह से इसकी इलीगल सेलिंग बहुत कम हो गई है। मीथाडोन इज अ मॉर्फिन एगोनिस्ट, नॉट नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। मीथाडोन जो है ना वो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट नहीं है, ये मॉर्फिन एगोनिस्ट ही है, और कॉम्बिनेशन में भी देते हैं इसको। उसका रीजन सिर्फ इलीगल सेलिंग को कम करना है। ठीक है। फिर 548, लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड। 548, लॉन्ग एक्टिंग ओपियोइड नार्कोटिक हमारे पास है फिनाइल पैच, फेंटेनाइल पैच। अगर ये मौजूद ना हो तो मीथाडोन भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे लीज एडिक्टिव जो है इन सब में वो है निकोटीन। अच्छा, 550, ओपियोइड डिपेंडेंस। ओपियोइड डिपेंडेंसी के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? ब्यूप्रेनोर्फिन, पेंटाजोसिन, नलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, मीथाडोन। ठीक है। 551, what is used for dependence with buprenorphine, naloxone। 552, अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए क्या देते हैं हम? नैल्ट्रेक्सोन। 553, should be absorbed in intestine to provide action, मेथियोनिन।